1974 पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम NFPP का फिर पुनर्गठन किया गया। न्यूनतम सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं उसमें परिवार नियोजन को जोड़ना और बच्चों तथा गर्भवती दूधावती माताओं के पोषण पर जोर दिया गया। 1974-78 के दौरान NFPP पर 408.98 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई। 1976 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा से उसमें सरकार का काफ़ी जोर बढ़ गया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे। पहला, विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र बढ़ाई जाए। दूसरा, नसबंदी कराने वाले और उसके लिए लोगों को तैयार कराने वालों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाए। तीसरा, परिवार नियोजन कार्यक्रम में राज्यों को केंद्रीय मदद दी जाए। और चौथा, बाध्यकारी और हतोत्साहित करने वाले तरीके अपनाने का मामला राज्य सरकारों पर छोड़ा जाए। हालांकि इमरजेंसी में जबरन नसबंदी के दर्दनाक अनुभव के बाद 1977 में परिवार नियोजन एक बुरा शब्द बन गया और इस मुद्दे पर पुनर्विचार किया गया। सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि परिवार नियोजन स्वेच्छा पर आधारित है और NFPP का नाम राष्ट्रीय परिवार कल्याण नियोजन कार्यक्रम कर दिया गया। परिवार नियोजन का महत्वपूर्ण घटक मातृ और शिशु स्वास्थ्य MCH बनाया गया। इसके अलावा स्त्री शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, प्रेरणा के लिए बहु माध्यम रवैया अपनाने और स्वयंसेवी एजेंसियों को जोड़ने पर जोर दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। यह एहसास किया गया कि आमतौर पर उच्च मृत्यु दर और खासकर बेहद ऊंची शिशु मृत्यु दर IMR परिवार नियोजन की स्वीकार्यता में अड़चन पैदा करती है और कार्यक्रम के खिलाफ मनोवैज्ञानिक बाधा पैदा करती है। जनसंख्या नीति पर कार्यदल ने देश के दीर्घावधिक जनसंख्यागत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कुल प्रजनन दर NRR को घटाने की सिफारिश की। छठी योजना के दौरान NFWP को सामाजिक आर्थिक प्रगति के साथ गहराई से जोड़ा गया। कार्यदल ने कहा, जनसंख्या नीति और आम विकास रणनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि का गहरा असर विकास योजनाओं पर पड़ता है और उससे खाद्य आपूर्ति, पोषण, रोजगार तथा सबसे बढ़कर जीवन की गुणवत्ता के अनिवार्य आयाम जुड़े हुए हैं। समग्र और समान पहुंच वाली स्वास्थ्य नीति के साथ वांछित जीवन गुणवत्ता को पूरा करने वाली सभी विकास गतिविधियों पर जोर दिया जाना चाहिए, जो नतीजे में प्रजनन क्षमता में गिरावट लाएंगी। भारत सरकार 1980। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। सातवीं योजना आवंटन 32.56 करोड़ रुपए में मीडिया में प्रचार, लोगों से संवाद और सकारात्मक संदेशों के साथ कार्यक्रमों की रूपरेखा पर जोर बढ़ाया गया। केंद्र, राज्य, जिला प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों PHC और उपकेंद्रों के बीच कारगर तालमेल कायम करना दूसरी मुख्य चिंता थी। परिवार कल्याण कार्यक्रम FWP को MCH, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और गरीबी उन्मूलन जैसे दूसरे कार्यक्रमों से जोड़ा जाना था। सातवीं योजना में छठी योजना की उपलब्धियों में कमी का विश्लेषण किया गया
कमियों की कुछ वजहों की पहचान इस प्रकार की गई। बुनियादी सुविधाओं का अभाव, अपेक्षाकृत ऊंचे लक्ष्य, उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग न हो पाना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाएं। छठी योजना के मुताबिक परिवार कल्याण योजना के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कुछ विशेष रणनीतियां बनाई गईं, विभिन्न योजनाएं बनाई गईं और राज्यों की ज़रूरत के हिसाब से अपनाई गईं, ताकि विशेष अभियानों और शिविरों के जरिए गर्भनिरोध का स्तर हासिल किया जाए। आईयूडी गोलियां लेने और पारंपरिक गर्भनिरोध के उपायों के अमल में सुधार और लोगों को जागरूक करने की कोशिशों की दरकार है। खासकर देर से विवाह और उसके सामाजिक असर के बारे में लोगों को जागरूक करने की विशेष ज़रूरत है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। जनसंख्या वृद्धि की तेज दर की वजह से अर्थव्यवस्था में तेज बढ़ोतरी की दरकार थी और यही 8वीं योजना का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ था। जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय योजनाकारों ने आर्थिक वृद्धि को 8वीं योजना के 6 सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में शामिल किया, ताकि जन्म दर 1990 के 29.9 प्रति हज़ार से घटाकर 1997 तक 26 प्रति हज़ार पर लाई जा सके। जनसंख्या पर राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) की एक समिति 1992 में बनाई गई और उसने 8वीं योजना के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रणनीतियां बनाईं। NDC की एक सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लोगों की अधिक भागीदारी के साथ कामयाब बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की मदद ली जाए, जैसा कि 72वें संविधान संशोधन विधेयक 1991 में व्यवस्था की गई है। इस तरह यह कार्यक्रम सरकारी सहयोग से लोक अभियान बन जाएगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम में सुधार के लिए सामुदायिक और स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करने पर भी जोर दिया गया है। परिवार नियोजन का संदेश देश के दूर दराज कोनों तक पहुंचाने के लिए समाचार माध्यमों का अधिक इस्तेमाल किया जाना था। परिवार कल्याण नियोजन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 8वीं योजना में 6,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1998 से 2002। 9वीं योजना में समूची आबादी के लिए जरूरी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाओं के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर जैसी 3 स्तरीय व्यवस्था बनाने का प्रावधान किया गया, जो पर्याप्त रेफरल व्यवस्था से जुड़ा रहे। इसके लिए 15.12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 9वीं योजनाओं के उद्देश्य इस प्रकार थे: गर्भ निरोधकों की ज़रूरत पूरी करके जनसंख्या वृद्धि दर को नीचे लाना और शिशु मातृ बीमारी और मृत्यु दर को घटाना। इस योजना के तहत कई तरह की पहल शुरू की गई, मसलन परिवार नियोजन सेवाओं की पहुंच में सुधार किया जाए, अवांछित गर्भ की तादाद कम की जा सके, चिकित्सीय गर्भपात की मांग पूरी की जा सके और प्रशिक्षित चिकित्सकों के जरिए सुरक्षित गर्भपात संबंधी सेवाओं में सुधार लाया जाए। इसके अलावा अस्पतालों में बच्चे के जन्म के बारे में ज़्यादा जागरूकता फैलाई जाए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पुरुषों में नसबंदी को लेकर तमाम आशंकाओं और गलतफहमियों को दूर करने और एक नई तकनीक सामने लाने के लिए कदम उठाए। नियोजित पितृत्व में पुरुषों को शामिल करने पर विशेष जोर दिया गया। विभाग ने परिवार नियोजन के केंद्रीय निर्धारित विशेष तरीके संबंधी लक्ष्यों की व्यवस्था हटा दी। राज्यों से कहा गया कि वे प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर आधारित ज़रूरतों का आकलन करें और गर्भ निरोधक के लिए सभी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। हालांकि
इसमें संदेह है कि पुरुषों खासकर मुस्लिम मर्दों की बड़ी तादाद में ये तरीके लोकप्रिय हो पाए। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 10वीं योजना में यह साफ साफ बताया गया कि योजना की मौजूदा 20% जनसंख्या वृद्धि की वजह गर्भ निरोधकों की जरूरत पूरी न होना था। इसके अलावा 20% वृद्धि की वजह 5 साल से कम उम्र के बच्चों की ऊंची मृत्यु दर से प्रजनन क्षमता की मांग अधिक होना था। इस तरह IMR में गिरावट से बच्चे पैदा करने की आकांक्षा घटने की उम्मीद थी। इस योजना के दौरान केंद्र सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को फंड मुहैया कराए। केंद्रीय प्रायोजित योजना और केंद्रीय क्षेत्रीय योजना जैसी नई पहल भी शुरू की गई। इसके लिए 27.13 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। जनसंख्या पर NDC की उप समिति ने सिफारिश की कि राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम NFWP में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। यह भी कि देश के कुछ खास बड़े इलाकों में परिवार की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए स्त्री केंद्रित कार्यक्रमों पर जोर दिया जाना चाहिए और नियोजित पितृत्व में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। NFWP के तहत आबादी की व्यापक स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा किया जाना था। इसमें मातृ शिशु स्वास्थ्य सुविधा, गर्भ निरोधक सुविधा, स्त्री रोग संबंधी समस्याओं का प्रबंधन और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार शामिल था। इस दौर में पंचायती राज संस्थाओं और NGO को शामिल करने के लिए बड़ी पहल की गई। यह लोगों में गर्भ निरोधकों और उनके लाभ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया। मोटे तौर पर इन योजनाओं का मुस्लिम दंपतियों सहित योग्य दंपतियों में असर होता दिखा। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। 11वीं योजना में राष्ट्रीय, राज्य और जिले स्तर के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रमों के एकीकरण पर जोर दिया गया। 11वीं योजना के दौरान जरूरत आधारित तथा एकीकृत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं मुहैया कराने पर नए सिरे से जोर दिया गया। इसके साथ सेवाओं का दायरा बढ़ाने और सामुदायिक भागीदारी के प्रोत्साहन पर भी जोर दिया गया। दरअसल तात्कालिक ज़रूरत सिविल सोसाइटी संगठनों CSO, स्वयंसेवी संगठनों VO, गैर सरकारी संगठनों NGO और निजी क्षेत्र को परिवार नियोजन सेवाएं मुहैया कराने के लिए जोड़ने की थी, खासकर उन इलाकों में जहां सरकारी क्षेत्र की मौजूदगी कमज़ोर है। इस मकसद के लिए एक NGO जननी ने 21,000 से अधिक तितली केंद्रों का नेटवर्क कायम किया। तितली केंद्र गांव में बनाए गए और उनका संचालन ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मी RHP करते थे, जिन्हें परिवार नियोजन की सलाह देने और गैर चिकित्सकीय गर्भ निरोध वगैरह मुहैया कराने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। यहाँ यह गौर करना मुनासिब है कि देश के परिवार नियोजन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए CSO, VO और NGO वगैरह को शामिल करने के विशेष प्रयास किए गए, लेकिन इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए मुस्लिम बहुल इलाकों में भी मौलवियों को जोड़ने की सोची समझी कोशिश नहीं की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। जनसंख्या को स्थिर करने की 12वीं योजना की रणनीतियों में विवाह की उम्र को आगे बढ़ाना, गर्भ निरोधक उपायों की फहरिस्त की उपलब्धता बढ़ाना और पहले बच्चे के जन्म में देरी तथा जन्म के बीच अंतर बढ़ाना था। कंडोम और गोलियों जैसी फौरी गर्भ निरोधकों की उपलब्धता सभी सार्वजनिक सुविधाओं में आसान करने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के जरिए किया गया। सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में मुख्य मददगार आशा कार्यक्रम के तहत सैनिटरी पैड और गर्भ निरोधक भी मुहैया कराए गए। 12वीं योजना के तहत गर्भ निरोधकों की अधूरी ज़रूरतों को पूरा करने और 5 वर्ष से कम आयु वर्ग में मृत्यु दर घटाने पर विशेष जोर दिया गया। इस योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन
NUHM और NRHM को 2 अलग कार्यक्रम बना दिया गया। शायद 13वीं योजना या उसके बाद इसे जोड़ने की संभावना थी। 12वीं योजना में NUHM के लिए मोटे तौर पर 15,143 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। NRHM और NUHM के आकलन से पता चलता है कि ये सुविचारित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। हालांकि इनमें शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों की ज़रूरतों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जिनमें छोटे परिवार की धारणा और परिवार नियोजन के प्रति रुझान कम है। सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था। दरअसल 1946 में ही केंद्र सरकार की सर जोसेफ भोरे की अगुवाई में स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति ने देश में पुख्ता प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र के साथ व्यापक स्वास्थ्य सेवा ढांचा स्थापित करने की सिफारिश की थी। हालांकि कई तरह की राजनीतिक और प्रशासकीय वजहों से इस रिपोर्ट पर 1952 तक गौर नहीं किया गया। उसके बाद से राज्य और केंद्र सरकारों ने परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धता में विस्तार और तेजी लाने पर जोर दिया। वर्षों के अंतराल में इसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है और इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY 2003 है। लेकिन क्या लक्षित जनसंख्या समूह, खासकर मुसलमान योग्य दंपतियों को इन नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति पर्याप्त जागरूक किया गया? ज़बानी जमा खर्च तो बहुत हुआ, मगर लगता नहीं कि इस अहम मुद्दे पर कोई खास कोशिश की गई। PMSSY का मुख्य उद्देश्य देश में किफ़ायती और भरोसेमंद उच्चतर से स्वास्थ्य सेवा के बीच गैर बराबरी को ख़त्म करना था। इसके अलावा खासकर कमी वाले राज्यों में गुणवत्तापूर्ण मेडिकल शिक्षा की सुविधाओं में इजाफा करना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सबको गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए जिला स्तर पर मौजूदा व्यवस्थाओं को मजबूत करने और रेफरल व्यवस्था को बेहतर बनाने की सिफारिश की गई थी। इस मामले में सरकारी निजी साझेदारी PPP एक उपाय की तरह सुझाया गया, जिसके जरिए लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सके। यह आकलन किया गया कि देश में स्वास्थ्य सेवा में कुल खर्च की ज़रूरत का सिर्फ 22% ही सरकारी खर्च हो पाता है। बाकी 78% खर्च लोगों की जेब से होता है। स्वास्थ्य पर कुल सरकारी खर्च 2017-18 में तकरीबन 1.28% था। इससे लोगों पर, खासकर गरीब तबकों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। एक आकलन के मुताबिक स्वास्थ्य सेवा की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से स्वास्थ्य संबंधी खर्च में इजाफे की वजह से हर साल करीब 1.18 यानी 1.18 करोड़ परिवार गरीबी रेखा के नीचे पहुंच रहे हैं। 9वीं योजना के तहत ऐसी सेवा व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया था कि सभी लोगों की रिहाइश के 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के दायरे में बुनियादी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं उपलब्ध हों। इसके लिए चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों द्वारा संचालित शहरी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के तहत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK को और मजबूत किया गया। इसके तहत सरकारी अस्पतालों और केंद्रों में प्रसव के लिए भर्ती सभी गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा की गारंटी होगी, यानी उसके लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसमें रेफरल सेवाओं और घर से आने जाने के लिए वाहन की सुविधा भी शामिल होगी। प्रसव पूर्व और उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का इलाज भी इसमें शामिल होगा, ताकि प्रसव के लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में जाने पर जोर बना रहे। लेकिन जिन दुर्गम या सांस्कृतिक बाधाओं वाले इलाकों में घर में प्रसव से छुटकारा नहीं पाया जा सकता, वहां सहायक नर्स और मिडवाइफ NM की सुविधाएं घर में मुहैया कराई जाएंगी। गर्भपात संबंधी सेवाओं में सुरक्षा और गुणवत्ता रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ RCH सेवाओं के मानक प्रावधानों का हिस्सा होंगे। जाहिर है परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता बहुत हद तक इन सेवाओं पर निर्भर होगी।
हालांकि ऐसे कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि सबसे अधिक ज़रूरतमंदों तक इन सेवाओं को पूरी तरह पहुंचाने की विशेष कोशिश की गई हो, यानी उन लोगों या खासकर मुसलमानों तक जो परिवार नियोजन कार्यक्रम में काफ़ी पिछड़े हुए रहे हैं। यह गौर करना खास है कि देश में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन संबंधी नीतियां उन जिलों पर बमुश्किल ही फोकस की गई हैं जहां मुसलमान आबादी अधिक है, जिन्हें ज़्यादा तवज्जो देने की दरकार थी। कारण शायद राजनीतिक रूप से संवेदनशील मसला था। इसके विपरीत मीडिया में ऐसी खबरों और सर्वे रिपोर्टों की बहुतायत रही हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में ज़मीनी स्तर के परिवार नियोजन कर्मी अपने कमतर प्रदर्शन या बिल्कुल शून्य प्रदर्शन के लिए मुसलमान दंपतियों में परिवार नियोजन के तरीकों के इस्तेमाल में हिचक को दोष देते थे। हालांकि वे फौरन जनसंख्या विस्फोट का बोझ पूरी तरह मुसलमानों के कंधों पर डाल देने को तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों ने बिना कोई सवाल किए उन मुसलमानों की बातों को जायज़ मान लिया जो परिवार नियोजन के तरीकों को इस्तेमाल न करने की वजह में इस्लाम का जिक्र करते हैं। यह साफ है कि परिवार नियोजन कर्मी मुश्किल ज़दा समूहों का सामना करने के लिए न प्रशिक्षित थे न तैयार थे। खासकर समस्या का हल खास तरीके से करने की ज़रूरत होती है। जब तक परिवार नियोजन कर्मियों को इसके प्रति मुसलमानों में हिचक की खास समस्या की पहचान, इसकी वजहें और मुसलमानों को इसे स्वीकार करने के लिए तैयार करने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, वे इस समस्या से कारगर ढंग से नहीं निपट सकते। बेशक भारत में जनसंख्या नीति और जनसंख्या नियंत्रण नीतियां लंबे समय से कायम हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 2020 की शुरुआत तक 2 बच्चों की नीति तो नहीं थी, लेकिन कुछ राज्यों में और स्थानीय स्तर पर कानून जरूर थे। 2 बच्चों की नीति देश में परिवार के आकार पर नियंत्रण करने की नीतियों का लक्ष्य है। इसके तहत लोगों को 2 बच्चों तक ही परिवार सीमित रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और 2 बच्चों से ज़्यादा वाले परिवारों पर कई शर्तें जड़ दी जाती हैं। इन शर्तों में पंचायत परिषद के पदों के लिए अयोग्य और सरकारी कल्याण कार्यक्रमों और कुछ खास सरकारी सेवाओं से वंचित कर दिया जाता है, जिसमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम भी शामिल हैं। 2 बच्चों की नीति के कारगर होने का कोई सबूत नहीं है। बिहार जैसे कुछ राज्य ऐसी नीतियां अपनाकर भी प्रजनन क्षमता दर को वांछित स्तर तक घटाने में नाकाम रहे हैं। निर्मला बुच के 5 राज्यों मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और राजस्थान में किए एक अध्ययन से पता चला कि इन नीतियों के नतीजों के रूप में शिशु लिंग चयन और असुरक्षित गर्भपात में बढ़ोतरी हुई। पुरुषों में स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने के लिए अपनी पत्नियों से तलाक ले लिया। कृपया फिर से सुन लें। पुरुषों ने स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने के लिए अपनी पत्नियों से तलाक ले लिया और परिवारों ने अपात्रता से बचने के लिए बच्चों को किसी और को गोद दे दिया। यह भी दिखाने के कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि परिवार के बड़े आकार की वजह आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के अलावा कुछ और है, जिनमें गरीबी, बुनियादी सेवाओं का अभाव और प्रशासनिक वजहें शामिल हैं। इसलिए जनसंख्या स्थिर करने, स्वास्थ्य और खुशहाली लाने वाली प्रमुख वजहें महिला शिक्षा का उच्च स्तर, रोजगार के पर्याप्त अवसर और विविध तरह के गर्भनिरोधक उपायों की आसान उपलब्धता है। भारत में खासकर केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पुख्ता सबूत हैं। फिर भी इंडोनेशिया, बांग्लादेश जैसे देशों के वैश्विक केस स्टडी के विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि शिक्षा, खासकर महिला शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा की व्यापक पहुंच के लिए निवेश से परिवार नियोजन में इजाफा और जनसंख्या स्थिर करने में काफ़ी मदद मिलती है। चीन ने 1 बच्चा नीति का कठोरता से पालन किया था, लेकिन उसे जनसंख्या संकट के मद्देनज़र हटा लेना पड़ा। श्रीलंका में प्रजनन क्षमता दर सिर्फ विवाह की उम्र बढ़ा देने से ही स्थिर हो गई। उसे लड़कियों की शिक्षा में बढ़ोतरी से और अधिक कारगर किया जा सका। शिक्षा की पहुंच में बढ़ोतरी, आर्थिक और दूसरे विकास अवसरों का स्वाभाविक नतीजा प्रजनन क्षमता में गिरावट होता है। जनसंख्यागत परिदृश्य में बदलाव से
समय समय पर इन नीतियों में परिवर्तन और सुधार किया गया है। हालांकि असली मुद्दा यह है, क्या इन नीतियों और सरकारी सेवाओं में इजाफे से आम आदमी, ग्रामीण और आदिवासी समुदायों और शिक्षक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों, खासकर देश में ऐसे दूसरे सबसे बड़े समुदाय मुसलमानों की स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच आसान हुई है? ये और ऐसे ही दूसरे मसलों का विश्लेषण अगले अध्यायों में किए जाने की कोशिश है। धन्यवाद।